नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, बेहद ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अभी से मात्र 48 घंटे के बाद 4800 हमारे बिहार के काबिल शिक्षक शिक्षिकाओं का नौकरी उनके हाथ से निकलने वाला है, जिसके बचाव में कार्य तो किए भी जा रहे हैं, लेकिन किस हद तक वह सार्थक है, कौन इसमें मदद कर रहे हैं और कौन नहीं मदद कर रहे हैं, कौन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, इसको लेकर के मैं आगे चर्चा करूंगा। आखिर आप सोच रहे होंगे कि कौन है बिहार के ऐसे 4800 के आसपास शिक्षक जिन्हें मैं काबिल भी कह रहा हूं और उनके हाथ से नौकरी जाने की बात भी मैं बोल रहा हूं। गुरुजनों, ये 4800 शिक्षक में से कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जिनका फाइल फोल्डर निगरानी समिति तक पिछले 9 वर्ष में नहीं पहुंचा। ये 4800 शिक्षक में कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो फर्जी शिक्षक हैं, जो एक ही सीटेट एस्टेट पर बहाल हुए हैं। ये 4800 शिक्षक में कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो अयोग्य है। ये 4800 शिक्षक में से कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जिन्होंने कोई ऐसा कार्य किया हो ताकि इन पर विभागीय कार्रवाई किया जा सके। तो फिर कौन है ऐसे शिक्षक और क्यों इन्हें निकाला जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है? मात्र 48 घंटे ही शेष रह गए हैं। 48 घंटे के बाद ये विद्यालयों का मुंह नहीं देख पाएंगे। गुरुजनों, ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने आने के साथ ही अपने पूरे ज्ञान, बुद्धि, कौशल, मेहनत, लगन, कर्तव्य निष्ठता के दम पर, जहां इंटरमीडिएट का रिजल्ट मात्र 6% बिहार में हुआ करता था, इन्होंने 90% करके दिया और इन्हीं शिक्षकों के बदौलत बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के पुरस्कृत हुए हैं। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने, जो सरकारी शिक्षक थे जिन्होंने सरकार विभाग के द्वारा बहाल किया, उनसे भी कड़ी मेहनत करके और बिहार के युवाओं को इस प्रकार उन्होंने शैक्षणिक रूप से तैयार किया कि आज उनका पढ़ाया हुआ शिक्षक कोई बीपीएससी पास कर अधिकारी बना है, कोई रेलवे में है, कोई एसएससी पास कर कर्मचारी बना हुआ है, कोई दरोगा बना हुआ है, तो कोई बीपीएससी तैयारी उत्तीर्ण कर आज उन्हीं के साथ विद्यालयों में पढ़ा रहा है और जिनके वजह से ही इनका नौकरी पर तलवार लटका हुआ है। सोचिए कि जिन को इन्होंने पढ़ाया और उन्हीं की वजह से इनकी नौकरी पर तलवार लटक गई। ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने जीवन समर्पित कर, अपने खतरा मोल लेकर के, और इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर पर इन्होंने ड्यूटी दिया। कोरोना से पीड़ित हमारे देशवासियों, हमारे राज्य के वासियों, हमारे भाई बंधुओं को इन्होंने सेवा की, उन्हें भोजन कराया, उनको दवा दी। ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने दम पर जहां भी इन्होंने रहा वहां के छात्र छात्राओं को सिंचित किया, प्लवित किया। हर विभाग और सरकार के दिशा निर्देशों का इन्होंने अक्षरशः पालन किया। उनसे भी बेहतर जो विभाग से शिक्षक बनकर के उनके साथ पढ़ा रहे थे, उनसे भी बेहतर ढंग से इन शिक्षकों ने उन सभी विभागीय और सरकारी जो भी दिशा निर्देश निर्गत किए गए उनका अक्षरशः पालन किया। जब भी ये विद्यालय में गए, जो भी कक्षाएं इनको दी गई, कहीं इन्होंने कामचोरी नहीं किया, आलस नहीं दिखाया, पूरी लगन और मेहनत से हर कक्षाओं का इन्होंने आयोजन किया। बावजूद इसके आज इन्हीं की नौकरी पर तलवार लटकता हुआ नजर आ रहा है। अब सोचिए, नौकरी सभी का एक दिन जाना है। जिस प्रकार से मृत्यु सत्य है, जो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, उसी प्रकार से नौकरी भी जिसको मिला है उसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन असमय मृत्यु और असमय नौकरी हाथ से धो देना, दोनों का दुख लगभग बराबर होता है। कैसे? आप सभी को ज्ञात है, जो सरकारी नौकरियां दी जाती है, किसी भी व्यक्ति के 60 वर्ष की उम्र तक की नौकरी उन्हें दी जाती है और उसके बाद वे रिटायर होते हैं। बेहद ही सम्मानित, आदरपूर्वक उनको रिटायरमेंट दी जाती है, विदाई दी जाती है और उन्हें रिटायरमेंट के समय भांगा भर रुपया दिया जाता है एवं प्रत्येक माह उनको पेंशन के तौर पर पॉकेट भरने के लिए रुपया दी जाती है। अर्थात उनको आजीवन किसी प्रकार के कोई कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान सरकार की तरफ से रखा जाता है। लेकिन ये जो शिक्षक जो जिन्हें बीच में ही निकाला जा रहा है, इनका न तो इन्हें रिटायरमेंट के तौर पर कुछ एक मुश्त पैसा मिलने वाला है और न ही इनको पेंशन मिलने वाला है। आखिर अब इनका जीवन कैसे कटेगा? क्योंकि इस मोड़ पर एक खड़े हैं कि अब कहीं दूसरे जगह ये नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं, कहीं अन्य जॉब करने के लायक भी नहीं है, ये इस दहलीज पर, इस पड़ाव पर खड़े हैं।
क्या बीतेगा इन पर, कहाँ जाएंगे। अब और सोचिए, आप जरा कल्पना कीजिए इनके जगह पर आप खुद को रख करके कि आपका माँ या पिता, बूढ़े माँ पिता बीमार हों, उनको इस वक्त हॉस्पिटलिटी की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, लाखों रुपए आवश्यकता है उन्हें, और इस समय आपकी नौकरी आपके हाथों से जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि आपकी बहन का शादी लगा है, शादी करना, उसमें 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च है, क्योंकि शादी कितना महंगा हो गया आप सभी जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं है, अपरिचित नहीं है। और इस समय उसके भाई का, जिस लड़की का ब्याह होने वाला है, उसके भाई का नौकरी उसके हाथ से जा रहा है, या फिर उसके पिता का नौकरी उसके हाथ से जा रहा है, और रिटायरमेंट नहीं है, बीच में ही इनको निकाला जा रहा है, कहिए तो लात मार के भगाया जा रहा है, कोई इनके पास सेविंग नहीं है, कैसे वो अपना बहन का ब्याह करेंगे, किस दुख के साथ। आप जरा कल्पना कीजिए कि किसी के लड़का या लड़की, बेटा बेटी को उच्च शिक्षा हेतु अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाना हो, इसी टाइम में उन्हें लाखों रुपए की आवश्यकता है, और इसी समय उस लड़का, उस लड़की के माँ या पिता जो जॉब में है, उनका नौकरी उनके हाथ से निकलने वाला है, कैसे उनकी उस शिक्षा प्राप्त होगी उनके बच्चों को। जरा सोचिए कि अब तक जो भी कमाया वो पूरा परिवार पर, अपने माँ पिता के इलाज पर, अपने बहन के ब्याह पर, अपने पुत्र पुत्री के पढ़ाई पर खर्चा कर दिया। अब वह इन सारे कार्यों से निपट करके अब उसे मन में ललक था कि एक अच्छा सा घर बना ले, और वह काम लगाने ही वाला था घर में कि उसके हाथ से नौकरी निकल गया, क्या गुजरेगा उस पर। लेकिन हमारी सरकार, हमारा शिक्षा विभाग इन सारे बिंदुओं पर जरा भी पहल नहीं करता है, और वह सिर्फ एक पत्र जारी कर देता है कि 31 मार्च 2024 तक ये सारे शिक्षकों को किसी भी विद्यालय में सेवा न लिया जाए। हालांकि आपने देखा होगा हमारे वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी को, इन्होंने शैक्षणिक जगत से जुड़े कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जब ये 17 महीने के लिए विपक्ष में थे तो इन्होंने उठाया ना हो। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, पिछले 17-18 वर्षों से सरकार एनडीए की है, भाजपा और जदयू सरकार में है। इन सारी कुरीतियों को जो व्याप्त है शैक्षणिक संस्थानों में, शिक्षा विभाग में, उन्हें दूर करने का कतई प्रयास नहीं किया। लेकिन सिर्फ 17 महीने के लिए महागठबंधन सरकार आई तो शैक्षणिक व्यवस्था में, शिक्षा विभाग में, शैक्षणिक संस्थानों में इन्हें सारी खामियां दिखने लगा, और वे उसे लेकर के सड़कों पर उतर गए, और महागठबंधन सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से इन्होंने मांग उठाना शुरू कर दिया कि इन सारे खामियों को दूर किया जाए। चाहे वो डोमिसाइल नीति जब हटाया उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो, चाहे वो पीटी टीचरों के वेतन वृद्धि की बात हो, चाहे अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की बात हो, समायोजित करने की बात हो, चाहे नया जो शिक्षक भर्ती नियमावली बना 10 अप्रैल 2023 को, उसके अंदर कुछ खामियां दिखा उसे दूर करने की बात हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो, चाहे टीआरई 1 टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित करने की बात हो, चाहे टीआरई 1 टीआरई 2 में हुए गड़बड़ियां, अनियमितताएं, धांधली, सेटिंग, पेपर लीक, सोलवर गैंग की सक्रियता से उबरने की बात हो, पारदर्शिता की बात हो, चाहे वह बिहार कांस्टेबल जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसका एग्जाम कराने की बात हो, चाहे एसआई दरोगा में जो पेपर लीक का मामला उजागर हुआ उसमें उसको लेकर के बात हो, हर खामियों को, हर कुरीतियों को, हर बुराइयों को उन्होंने लेकर के सड़क से सदन तक आवाजें बुलंद की जब वे विपक्ष में बैठे थे। लेकिन आज पूरा फरवरी बीत गया, पूरा मार्च बीत गया, 2 माह हो गए एनडीए सरकार को सत्ता में आए हुए, शपथ ग्रहण किए हुए, और उन्होंने जो भी मुद्दा विपक्ष में रहते हुए उठाया उसका पहला अक्षर भी उन्होंने नहीं लिया है। और मीडिया भी सिर्फ जब सम्राट चौधरी आते हैं तो उन्हें लालू यादव, तेजस्वी यादव के बारे में बोलते हैं, सम्राट चौधरी लालू यादव, तेजस्वी यादव को गलियाते हैं, और उसके बाद उनका काम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि मोदी और शाह बिहार में सम्राट चौधरी को सिर्फ लालू परिवार को गलियाने के लिए ही उन्हें नियुक्त किया है सिन्हा जी के साथ। वास्तविक में उप मुख्यमंत्री सिन्हा जी है। लेकिन सिन्हा जी है भी तो सिन्हा जी ने क्या किया आकर के? सुशील कुमार मोदी एकदम शांत बैठे हुए हैं, जो ट्वीट के माध्यम से या रिपोर्टरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे प्रत्येक मुद्दे पर, जो भी उस समय महागठबंधन सरकार में चल रही थी, जो भी उनको बुराइयां दिखती थी वो रखते थे। हम इस प्रकार के मजबूत स्थिति वाले विपक्ष का हम उसका सराहना करते हैं, क्योंकि विपक्ष ही वास्तविक में जनता का आवाज होता है, और विपक्ष ही जनता की मुद्दों को सरकार तक पहुंचाती है सदन के माध्यम से। लेकिन विपक्ष जब कमजोर हो जाए, और वही विपक्ष जो कल तक मजबूती से जनता की आवाज बनी हुई थी, वही विपक्ष जब सत्ता में बैठ जाए और सारे मुद्दों को भूल जाए, तो यह आलोचना का पात्र हो जाता है और दुखदायी भी होता है, शर्मसार कर देने वाली बात होती है।
आखिर क्यों इनको लेकर के कोई चिंता नहीं है? हमारे अतिथि शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूं। अतिथि शिक्षकों का नौकरी 1 अप्रैल 2024 से नहीं रहेगा। एससीएसके के पाठक के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को पत्र उन्होंने जारी कर दिया है कि 1 अप्रैल 2024 से अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लिया जाए। सोचिए, जब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, बहाली हुई थी, जब नियोजन हुआ था इनका, उस समय सरकार, यही सरकार जो आज है एनडीए सरकार, यही सरकार जो है वाहवाही लूटा था। और आज सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। एसएसके के पाठक ने लेटर निकाल दिया और उसी लेटर के आधार पर सभी अतिथि शिक्षकों का नौकरी उनके हाथ से निकल जाएगा। क्यों सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है, जबकि सरकार, नीतीश कुमार खुद अपने मुख से सभी अतिथि शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों का दर्जा देने के लिए उन्हें समायोजित करने की बात उन्होंने कहा था। यदि आज वे नियोजित शिक्षक का दर्जा पा जाते तो वे भी आशा क्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए होते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अब कोई पहल नहीं है, न तो भाजपा के कोई नेता इस पर बोलने के लिए तैयार है, नहीं जदयू का कोई बोलने के लिए तैयार है, नहीं सरकार में बैठे हुए जो कार्यकारिणी है, चाहे मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, अन्य मंत्रीगण हो, इस पर बोलने के लिए कोई राजी। तो इस प्रकार से एक तरफ गांधी मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा कर नियुक्ति पत्र बांट करके और वाहवाही लूटने का कार्य तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसके आड़ में हजारों शिक्षकों को नौकरी देकर सिर्फ मतलब साध करके और वे योग्य होते हुए भी, पात्रता हासिल किए जाने के बाद भी, अर्हता और योग्यता हासिल करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि उनके पास इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है, इनकी इतनी कुशलता है, इनकी इतना बुद्धि है, इनके पास इतना विवेक है कि जो बीपीएससी तैयारी से उत्तीर्ण करके आज जो शिक्षक बने हैं सरकारी विद्यालयों में, उनसे भी अधिक काबिल हैं, उनसे भी बेहतर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास पिछले 6-7 साल का लगातार पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जिसका फायदा बिहार सरकार को, बिहार पर लगे शशि कृष्णपन के धब्बे को धुलने के लिए लिया जाना चाहिए था। लेकिन मूर्ख सरकार, मूर्ख एससीएसके के पाठक के चक्कर में पड़ करके और इन योग्य शिक्षकों, इन काबिल शिक्षकों, इन अनुभवी शिक्षकों को आज निकाल बाहर करने के लिए उतारू है। इसी प्रकार से आईटी से इंस्ट्रक्टर जो पिछले 6 महीना भी नहीं हुए हैं बहाल हुए और उनका अब तक 1 रुपया भी वेतन नहीं मिला है, उन्हें में से भी हजारों को 1 अप्रैल 2024 से उन्हें नौकरी छोड़ देनी है, जबकि आईटी से इंस्ट्रक्टर 2-2 लाख रुपए घूस देकर के उनकी बहाली हुई थी। बावजूद इसके 2 लाख रुपया वो भी गए, 6 महीना समय बर्बाद हुआ, 1 भी रुपया वेतन के रूप में नहीं मिला और नौकरी भी उनके हाथ से जाने वाला है। अतिथि शिक्षकों का पिछले 8 से 10 माह का वेतन नहीं मिला है। होली के शुभ अवसर पर कुछ उनको दिए गए, कुछ अब तक शेष हैं, बावजूद इसके उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि जिन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है उनके लिए तो कोई रिटायरमेंट की व्यवस्था है, नहीं पेंशन की व्यवस्था है, खाली हाथ ही वो गए थे और खाली हाथ ही आ रहे हैं। उनको रखा गया था अतिथि शिक्षकों को जितना दिन में जितना घंटा वो पढ़ाए उस हिसाब से उनको वेतन दिया जाता रहा, कुछ नहीं उनको अन्य लाभ दिए गए, जबकि पढ़ाने के अलावे उनके साथ वो सारे कार्य उनसे लिए गए जो विभाग के द्वारा नियुक्त होकर के शिक्षक आए थे, जो भी उनके सहयोगी शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक, जो विभागीय शिक्षक थे, उनको जो कार्य करना पड़ा वो सारे कार्य अतिथि शिक्षकों को भी करना पड़ा। मैंने जैसा कि आपको बताया, हर समय जो भी आयोग और विभाग का दिशा निर्देश आया उसको तत्परता अक्षरशः उन्होंने सेम टू सेम वैसे ही पालन किया जैसे कि सरकारी और विभागीय शिक्षक पालन कर रहे थे। तो क्यों आखिर जब काम एक समान, काम एक बराबर, काम एक जैसा, तो फिर एक जैसा उनके साथ ट्रीट क्यों नहीं सरकार की? क्यों उनको समायोजित नहीं किया? क्यों उन्हें शिक्षक के रूप में ही नियुक्त कर लिया? क्यों उनको समायोजित नहीं कर पाया? आखिर वो कहां जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। और मैं वर्तमान सरकार में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी से मैं कहना चाहूंगा कि आखिर आप नौकरी इनका क्यों ले रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्या इन्होंने गलतियां की? इसका जवाब इनको देना चाहिए आकर के, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गलियाने के सिवाय इनके पास कोई और कार्य शेष नहीं रह गया है जो कार्य होने चाहिए, जिस पर विचार होने चाहिए। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो हर जो भी जिन पे जो कठिनाइयां परेशानियां होती है किन्हीं के साथ, उनका ये हमदर्द बने होते हैं। जो बेरोजगारों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर, आम जनमानस के ऊपर जो प्रशासन पुलिस के डंडे बरसते हैं, उस पर एक पीठ खूब टिका लेते हैं कि नहीं, हमारे बिहार वासियों के, हमारे बेरोजगार, हमारे आम जनमानस के ऊपर बरसा हुआ एक एक लाठी जो है वो भाजपा नेता का पीठ सहेगा, उनका वो दर्द है। लेकिन आज जब वे सत्ता में बैठ जाते हैं तो सारे कुछ भूल जाते हैं और खुद ही उससे भी बदतर ट्रीटमेंट करते हैं दूसरे सरकार की अपेक्षा, और बदतर एनडीए की सरकार में बेरोजगारों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, आम जनमानस के साथ ट्रीट होता है उन्हें और ज्यादा
जो है लठ बरसाए जाते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई भी किए जाते हैं। कहीं धारा 144 लगा करके आंदोलन को रोका जाएगा, तो कहीं कुछ और तरीके से विभागीय कार्रवाई करके, कहीं जो है उनके भविष्य को बर्बाद करने की धमकी दे करके आंदोलन को रोक दिए जाते हैं। जैसा कि रेलवे भर्ती में आपने देखा, धारा 144 लगा करके आंदोलन को रोक दिया गया। सब्सिडरी रिजल्ट के आंदोलन को आपने देखा किस प्रकार से विभाग के द्वारा इस लेटर जारी कर दिया गया कि अगले भर्ती में हम शामिल नहीं होने देंगे, आंदोलन मत करो, रोक दिया गया। इस प्रकार से किए जाते हैं। तो इसे समझने और सोचने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें खेद है कि हमारे 4800 शिक्षकों का नौकरी जा रहा है उनके हाथों से, अब वे बेगाने हो रहे हैं। अब उनके हाथों में कोई नौकरी नहीं रहेगा, दर-दर की ठोकरें खाने के लिए वो मजबूर रहेंगे। उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा सरकार है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनीत शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।